नमस्कार, अमरउजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विश्वास भारद्वाज। हिमाचल में 1 जून को 4 लोकसभा सीटों और 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। चंद ही घंटों बाद मतदान केंद्रों पर वोटिंग शुरू होने वाली है। हिमाचल के लिए इस बार ये चुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा के साथ 6 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव होने जा रहे हैं। मौजूदा समय में क्या स्थिति है, क्या समीकरण है, उन पर हम आज अपने वरिष्ठ साथियों के साथ चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे स्टेट ब्यूरो हेड सुरेश शांडिल्य जी, वरिष्ठ संवाददाता अनिमेश कौशल जी, वरिष्ठ संवाददाता धर्मेंद्र पंडित जी, हमारे प्रभारी रमन सिंह जी, राकेश शर्मा जी, रमेश शर्मा जी और परविंदर सिंह गुलेरिया जी। तो सबसे पहले हम सुरेश शांडिल्य जी से पूछते हैं कि कांगड़ा संसदीय सीट को लेकर क्या समीकरण है और क्या स्थितियां बन रही है। जी विश्वास जी, देखिए, अगर हम हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों की बातें करें तो कांगड़ा एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जिसकी एक बहुत पुरानी राजनीतिक पृष्ठभूमि है। कांगड़ा को त्रिगर्त कहा जाता रहा है और अगर आप इतिहास की बात करें तो महाभारत में भी कांगड़ा का जिक्र आता है। सियासत जो है वो महाभारत में भी खूब हुई। कांगड़ा के जो राजा थे सुशर्मचंद्र, कहते हैं कि कौरवों की ओर से उन्होंने युद्ध किया था। तो ऐसी स्थिति में ये कांगड़ा स्वाभाविक रूप से एक पुरानी राजनीतिक विरासत है। और अगर हिमाचल प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति की बात करें कांगड़ा की, तो कांगड़ा हमेशा डिसाइडिंग रहा है। चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो, तो कांगड़ा एक ऐसा नतीजा देता है जिसकी हमेशा चर्चा होती रही है। कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो इस बार यहाँ पर जो है ब्राह्मण चेहरे उतारे हैं कांग्रेस ने भी और भाजपा ने भी। आमतौर पर कांग्रेस, अगर आप पिछले 4 चुनाव देखेंगे तो ओबीसी चेहरा देती रही है इस सीट से। तो इस बार कांग्रेस ने ब्राह्मण चेहरा उतारा, एक नया प्रयोग किया है। हालांकि भाजपा इस प्रयोग को पहले कर चुकी है और सफल भी रही है। और ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है आप देखेंगे वहाँ पर इसलिए देखा गया कि शांता कुमार वहाँ बार बार ये सांसद बनते रहे और राजन सुशांत भी सांसद बने। इसके अलावा जातीय जो राजनीति है उसके लिए कांगड़ा काफ़ी मशहूर रहा है। वहाँ पर ब्राह्मणों के अलावा जो है ओबीसी चौधरी, जो वहाँ की एक बहुत बड़ा चौधरी वर्ग है, उसका प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। गद्दी जो कि जनजातीय एक वहाँ की जो जाति है जनजाति है, पर उसका प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। तो इस बार वहाँ पर ये भाजपा ने किशन कपूर का टिकट काट कर जो है इस बार जो है ये राजीव भारद्वाज जो है ब्राह्मण चेहरा, नया चेहरा दिया। और कांग्रेस ने भी आनंद शर्मा के रूप में ब्राह्मण चेहरा दिया। आनंद शर्मा जो है कांग्रेस ने एक बड़ा चेहरा देने का प्रयास किया है। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता रहे हैं, हालांकि वे शिमला से ताल्लुक़ रखते हैं। और कांगड़ा में उनके खिलाफ जो है ये भाजपा जो है एक अंदर खाते एक ये मुद्दा भी बनाने का प्रयास करती रही है कि ये यहाँ के जो है मूल निवासी नहीं है, शिमला से हैं। और राजीव भारद्वाज जो है उनकी वहाँ सांगठनिक ताकत है। और कांग्रेस का जो वहाँ पर की जो ताकत है, कांग्रेस की ताकत विधायक है। वहाँ पर 17 विधानसभा हल्के हैं, वहाँ 11 विधायक जो है कांग्रेस के हैं। हालांकि एक विधायक सुधीर शर्मा भाजपा का पक्ष लेकर जो है उपचुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कांगड़ा का जो वर्तमान समय में जो स्थिति है कांगड़ा की, वहाँ पर एक तो जाति आधारित जो फैक्टर रहा है कांगड़ा में हमेशा चुनाव में, उसका प्रभाव तो है ही है। ब्राह्मण चेहरों में जो है जंग है, तो उस स्थिति में गद्दी वोटर किधर जाएंगे और ओबीसी किधर जाएंगे, इस पर सबकी नज़रें है। और खामोश है वहाँ का जो ओबीसी समुदाय है और गद्दी समुदाय, ऐसा माना जा रहा है। और बाकी वहाँ रैलियाँ हो चुकी है, अमित शाह की हो चुकी है, प्रियंका गांधी की हो चुकी है, और बड़े बड़े नेता जो है वहाँ दमखम दिखा रहे हैं। मोदी की जो नीतियाँ हैं उसको बना रही है भाजपा। और जो कांग्रेस है, कांग्रेस के पास सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार जो है उसने पिछले जो है 14-15 महीने में किस तरह के काम किए, उन्हें कांग्रेस जो है भुना रही है। ठीक है।
हमारे स्टेट ब्यूरो के जो साथी हैं अनिमेश कौशल, ये मंडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को भी इन्होंने कवर किया था। तो मंडी सीट पर किस तरह के समीकरण हैं, क्या वहां पर चर्चाएं हैं, उसको लेकर अनिमेश कौशल जी से हम उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। अनिमेश जी, क्या कहती है मंडी सीट? देखिए, मंडी इस बार बहुत शानदार खेल हो रहा है वहाँ पर, और कांटे का मुकाबला बन गई है वो सीट। विक्रमादित्य सिंह लोक निर्माण मंत्री हैं हिमाचल कांग्रेस सरकार के, वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना भाजपा की प्रत्याशी हैं। शुरुआती चरण में तो कंगना काफ़ी आगे प्रचार में निकल गई थी, लेकिन उसके बाद विक्रमादित्य सिंह और कांग्रेस सरकार ने भी प्रचार को अपनी धार देते हुए बहुत अच्छी स्थिति बना ली है अपनी। तो कंगना जहां मोदी और जयराम फैक्टर के आस है कि जयराम का गृह संसदीय क्षेत्र है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, मंडी को 2017 में पहली बार मुख्यमंत्री मिला, तो उनका एक बड़ा फैक्टर रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी का मंडी से काफ़ी लगाव रहा है, तो वो भी एक फैक्टर है। लेकिन विक्रमादित्य सिंह के लिए एक अलग सी बात है कि वो अपने पिता और 6 बार के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है वहाँ पर। उस वोट बैंक को कितना वो साथ लेकर चल सकते हैं, इसके अलावा सुक्खू सरकार के 15 माह के कार्यकाल की नीतियों को भी वो मुद्दा बनाया हुआ है उन्होंने। प्राकृतिक आपदा आई थी, आपने देखा होगा, कुल्लू मनाली मंडी में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो उसमें भाजपा के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्र से वो मदद नहीं लाए। विक्रमादित्य सिंह का तर्क है कि वो मुख्यमंत्री सहित मोर्चे पर डटे रहे, पुल खुलवाए, पुल बनवाए, सड़कों को खुलवाया और हर आदमी तक अपनी राहत राशि पहुंचाई और मदद की है। मंडी प्रदेश का एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जिसकी भौगोलिक स्थिति बहुत विस्तार है उसका, 6 जिलों में ये संसदीय सीट आती है। तो मंडी के अलावा कुल्लू है, लाहौल है, किन्नौर है, शिमला का रामपुर है, चंबा का भरमौर है, तो इसको कवर करना इतना आसान नहीं रहता है। लेकिन दोनों दलों के प्रत्याशियों ने पूरा दमखम दिखाते हुए यहाँ पर प्रचार किया है। प्रधानमंत्री मोदी मंडी में आए थे, उसके बाद प्रियंका गांधी ने कुल्लू में, सुंदरनगर में चुनावी रैलियाँ की। तो मुकाबला तो बहुत कांटे का है वहाँ पर। किस तरफ पलड़ा भारी रहेगा ये आम मतदाता वहाँ का तय करेगा। दोनों दलों का अपना परंपरागत वोट बैंक है, तो जो उस वोट बैंक को साध कर चला, और आम मतदाताओं को, दोनों प्रत्याशी युवा हैं, ये भी एक बड़ी बात है। अभी तक नहीं तो ऐसा नहीं देखा जाता था कि दोनों ही युवा हैं, एक फिल्म इंडस्ट्री से आई हैं, एक प्रदेश की राजनीति के युवा हैं। तो कुल मिलाकर मंडी का मुकाबला बहुत रोचक है और कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बिल्कुल सही। ये तो था मंडी का हाल। अब शिमला संसदीय सीट पर क्या स्थिति है, इसको लेकर हमारे वरिष्ठ साथी धर्मेंद्र पंडित जी की राय लेते हैं। धर्मेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं आप शिमला संसदीय सीट को? देखिए विश्वास जी, हिमाचल के चारों लोकसभा सीटों में से शिमला संसदीय सीट आरक्षित है। तो इस सीट में बीजेपी ने जो कसौली के जो विधायक है, कांग्रेस के विधायक रहे हैं, उनको प्रत्याशी बनाया है। वहीं जो भाजपा है, उन्होंने सुरेश कश्यप को, वो पहले भी 2 बार सांसद रह चुके हैं, तो इन दोनों के बीच में काफ़ी कांटे की टक्कर मानी जा रही है। बड़ी बात यह है कि वहाँ पर जो हम नेताओं की रैलियाँ और ये जो जनसभा वगैरह उस पर ना जाते हुए, हमने खुद वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट की है। हमने वहाँ पर जो स्थिति देखी है, तो वहाँ पर जो बातें सामने आ रही है वो है, मतलब जो बिजली, सड़कों की हालत ठीक नहीं है, बिजली की परेशानी है, पानी की समस्या है, वो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा लग रही है हमारे को। हालांकि दोनों पार्टी के प्रत्याशियों ने इसको टच भी किया है। नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने वहाँ रैली की। नरेंद्र मोदी जी ने हालांकि हाटी को, वहाँ पर जो आरक्षण वाला बात है, उसको ज़ोरों शोर से उठाया। उसके बाद हाटी के बाद उन्होंने हालांकि 4-5 लोगों के उन्होंने मन से नाम भी लिए ताकि थोड़ा कनेक्ट लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, ये चीज़ भी आई। फिर उसके बाद वहाँ पर राहुल गांधी की दूसरे दिन वहाँ पर राहुल गांधी की रैली हुई नाहन में। उन्होंने वहाँ पर सेब बागवानी का जो ये मुद्दा था, वो वाला इशू उठाया। हालांकि दोनों के पास वहाँ पर काफ़ी वो है, इश्यूज़ है, जनता की इशू भी है, नेशनल लेवल पे बातें हुई, आरक्षण वाला मुद्दा भी बना। पर हमारे को जो लग रहा है वहाँ पर जो एक बात आ रही है वो है गृह फैक्टर की, क्योंकि जो हमारे ये जो सुरेश कश्यप जी बीजेपी के, वो सिरमौर से ताल्लुक़ रखते हैं, दूसरा। और ये जो सुल्तानपुर जी है,
ये सोलन जिले से ताल्लुकते हैं। अब ये देखना होगा कि अगर ये दोनों वहाँ से अपने अपने क्षेत्र से गृह क्षेत्र से लीड लेके आए तो तय शिमला की सीट करेगी कि शिमला की सीट कहाँ जाती है। तो फोकस शिमला पे है। यहाँ पर शिमला में भी इनकी रैलियाँ हुई, जोर तोड़ चला हुआ है। और अगर हम विधानसभा हल्के की बात करें तो टोटल 17 विधानसभा क्षेत्र में से 13 जो विधानसभा सीटें वो इस टाइम कांग्रेस के पास है, तो बाकी सीटें बीजेपी के पास है। तो हालांकि जो मंत्री है वो भी मैक्सिमम हमारे यहाँ शिमला से ही है। तो अब मंत्री भी पूरा दमखम गा रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद वहाँ पर 20 रैलियाँ कर चुके हैं। बीजेपी के जो नेता है जयराम ठाकुर जी, वो भी वहाँ रैलियाँ कर चुके हैं। पर यहाँ पर भी थोड़ा मुकाबला थोड़ा कड़ा नज़र आता जा रहा है। शिमला संसदीय सीट पर क्या समीकरण है, क्या मुद्दे हैं और चुनाव किस तरफ जा रहा है, इसे लेकर मैं अपने वरिष्ठ साथी चैतन्य ठाकुर जी से राय जानना चाहूंगा। चैतन्य जी, कैसे देख रहे हैं आप शिमला संसदीय सीट को? शिमला संसदीय सीट पिछले 15 सालों से बीजेपी के पास है और इस टाइम कांग्रेस की यहाँ पे सरकार है। अगर हम विधानसभा की बात करें, विधानसभा इलेक्शन में 17 सीटों में से 13 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती हैं और यहाँ से 5 मंत्री हैं और 3 CPS है, 1 डिप्टी स्पीकर है जी। तो इनको ये बीजेपी से ये सीट छीनना कांग्रेस के लिए इस टाइम मौजूदा टाइम में थोड़ा इजी लग रहा है। आसार इसको लग रहे हैं कि भाई ये सीट कांग्रेस जीत जाएगी। पर जो इनका कार्यकाल रहा है, कांग्रेस का जो 15 महीने का जो कार्यकाल रहा है, उसमें अगर जनता की बात करें तो इसमें बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारों को एक भी ये रोजगार नहीं दे पाए, जो सबसे बड़ा इसमें मुद्दा है। और दूसरी, अगर हम इसमें बात करें जो इनके मंत्री हैं, शिमला डिस्ट्रिक्ट शिमला की बात करें तो शिमला से 3 मंत्री हैं और 1 CPS है। तो ये अभी तक ये अपने कार्यों पे पूरा नहीं उतर पाए हैं और लोगों की जो उनसे अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो पाई है और यहाँ पे कांटे की टक्कर है, दोनों में कांटे की टक्कर है। तो शिमला संसदीय सीट से, शिमला जिला से ही मंत्रियों की भरमार है और पद दिए गए हैं, लेकिन जैसे चैतन्य जी कह रहे हैं कि शिमला सीट निकालना इतना सुविधाजनक भी नहीं है कांग्रेस के लिए। शिमला संसदीय सीट के बाद अब हम रुख कर रहे हैं हमीरपुर संसदीय सीट का। हमीरपुर सीट से भाजपा ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को एक बार फिर चुनाव मैदान में उतारा है। तो इस सीट पर क्या समीकरण हैं, क्या चर्चाएं हैं और हमीरपुर किस तरफ जा रहा है, इसे लेकर हम बात करेंगे अपने वरिष्ठ साथी रमन सिंह जी से। रमन सर, कैसे देख रहे हैं आप हमीरपुर सीट को? जी नमस्कार। जो हमीरपुर सीट है वो देखिए, वो इस बार भी हॉट सीट है और वो हमेशा हॉट सीट बनी रहती है। और इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ से भाजपा ने जो है वो 5वीं बार अनुराग ठाकुर को उतारा है और अनुराग ठाकुर जो है वो लगातार 4 बार से जीतते आ रहे हैं। तो पहली बात ये है। दूसरा ये है कि कांग्रेस ने यहाँ से जो है वो ऊना से पूर्व विधायक है सतपाल रायजादा, उनको उतारा है जी। और सतपाल रायजादा वो को भी जो है वो बड़े सोच विचार करने के बाद और कई नेताओं के नानुकुर करने के बाद उनको उतारा है। और दूसरा, जो हमीरपुर सीट है वो कई तरह से जो है वो चर्चा में इसलिए रहती है कि जो यहाँ से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, वो उनका भी गृह क्षेत्र है। और दूसरा, और इसमें ये है इस बार की यहाँ से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है, तो उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। जो डिप्टी CM है मुकेश अग्निहोत्री, वो ऊना संसदीय क्षेत्र इसी से आते हैं, ऊना जिला से आते हैं, संसदीय क्षेत्र ये पड़ता है। मंत्री राजेश धर्माणी हैं, तो उनका भी यही क्षेत्र है। तो इसलिए जो है वो इस बार ये लग रहा है कि जितनी जो अनुराग ठाकुर के लिए हर बार ये सीट बहुत आसान रहती है जी। तो इस बार ये सीट जो है वो थोड़ा आसान नहीं है। और ये एक तो 3 बड़े नेता यहाँ से ये है और दूसरा जो है वो मुख्यमंत्री ने यहाँ से बहुत ज़्यादा जोर लगा रखा है। 4 ऐसे यहाँ से जो उपचुनाव में जो उतरे हैं विधायक, जो कांग्रेस के विधायक थे जी। वो इस बार जो है वो चले गए हैं बीजेपी में जी। और वहाँ उपचुनाव हो रहा है। और जो कांग्रेस है, ये मुख्यमंत्री है, उन्होंने ये इशू बनाया है कि इन्होंने जो है वो जो ये बागी विधायक है, इन्होंने भ्रष्टाचार किया या पैसे लेके जो है वो दूसरी पार्टी में चले गए। और ये है, एक आपका गगरेट है, एक आपका बरसर है, एक आपका सुजानपुर है। तो ये जो सीटें हैं, तो ये सीटें भी जो है कहीं न कहीं जो है वो विधानसभा का जो उपचुनाव है
वो लोकसभा के चुनाव के ऊपर भी थोड़ा असर रखेगा। जी बिल्कुल। तो और अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि जो जिस राजेंद्र राणा ने धूमल को जो है विधानसभा चुनाव में हराया था, जी और उस वही जो है इस बार जो है वो वहाँ से जानपुर से जो है वो इसमें लड़ रहे हैं, बिल्कुल, भाजपा के भाजपा के टिकट टिकट पे लड़ रहे हैं। और इससे जो है अब ये भी देखना है कि जो विधानसभा चुनाव में जो जो वोट पड़ते हैं, क्या वो लोकसभा चुनाव में भी वोट पड़ेंगे या लोकसभा चुनाव वाले विधानसभा में वोट पड़ेंगे। तो इसलिए जो है ये सीट थोड़ी हॉट हो। हमीरपुर सीट पर चुनाव इस बार बेहद रोचक हो गया है, क्योंकि इस बार समीकरण बदल गए हैं। जैसे रमन सर ने बताया कि इस बार इतना आसान नहीं होगा बड़े विशाल मार्जिन से अनुराग ठाकुर को जीतना। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के अलावा इस बार 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने जा रहे हैं। ये रोचक इसलिए है क्योंकि ये 6 की 6 सीटों पर कांग्रेस के विधायक थे जो अब पाला बदल चुके हैं और भाजपा टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन 6 सीटों का भी हम हाल अपने वरिष्ठ साथियों से जानने की कोशिश करेंगे। तो बेहद रोचक मुकाबला इस बार लाहौल स्पीति सीट पर है। तो प्रविंदर सर, कैसे देख रहे हैं आप लाहौल स्पीति का ये मुकाबला? नमस्कार। लाहौल में इस बार जो है त्रिकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस ने इस बार दांव खेला है अनुराधा राणा पे। अनुराधा राणा को एक तेज तरार नेता माना जाता है और ऊपर से वो जिला परिषद अध्यक्ष भी हैं। दूसरी तरफ भाजपा ने रवि ठाकुर को उतारा है। रवि ठाकुर जो है पिछली बार कांग्रेस से जीत के आए थे, लेकिन अब पाला बदल के वो भाजपा में चले गए हैं। और तीसरे हमारे प्रत्याशी जो निर्दलीय उतरे हैं वो हैं रामलाल मार्कंडे। तो राणा के लिए, कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्लस पॉइंट ये है कि लाहौल से कांग्रेस ने इंदिरा गांधी प्यारी योजना शुरू कर दी है, तो उससे महिलाओं को 1500 रुपए आना शुरू हो गए। तो एक बूस्ट डोज का काम जो है कांग्रेस के लिए वो वहाँ से करेगी जी। और दूसरा क्या है कि वहाँ 25,967 के करीब मत आता है, उसमें से 12,549 जो है महिला वोटर है। तो ये फैक्टर जो है राणा के लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा जी। मुकाबला हालांकि अभी उधर कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय है। लाहौल स्पीति के बाद जो उपचुनाव हो रहा है वो धर्मशाला सीट पर उपचुनाव हो रहा है और यहां से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, भाजपा की जो प्रत्याशी हैं वो पूर्व कांग्रेसी सुधीर शर्मा है, इसलिए धर्मशाला सीट पर उपचुनाव बेहद रोचक है। तो धर्मशाला का जो ये चुनाव है ये किस तरफ जा रहा है, मैदान पे क्या चर्चाएं हैं, कैसे समीकरण बन रहे हैं, अपने वरिष्ठ साथी राकेश सर से इसके बारे में पूछते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आप धर्मशाला का रण? नमस्कार जी। धर्मशाला में चुनाव जो मुकाबला है त्रिकोणीय भले ही हो, लेकिन मुख्य जो लड़ाई सुखू वर्सेस सुधीर की यहाँ पे रही है हमेशा ही। सुधीर को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो लगातार घेरते रहे हैं। बागी विधायकों के मुखिया के तौर पे बिकाऊ विधायक इस तरह के कई आरोप लगाते रहे, जिससे कि सुधीर शर्मा की जो है वो छवि कुछ न कुछ पीछे गई है। दूसरी तरफ इनके कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं देवेंद्र सिंह जग्गी, वो जो नगर निगम के मेयर हैं, उनको किसी पहचान की वो नहीं है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में भी उनकी पहचान है। तो लेकिन सुधीर शर्मा काउंटर अपना इसलिए भी कर रहे हैं कि वहाँ मुख्य मुद्दा जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का धर्मशाला का जो स्थायी कैंपस, वो अब तक सिरे नहीं चढ़ पाया। बार बार ये आरोप लगते रहे कि सरकार इसको रोक रही है। कई चीज़ें हैं, कोई और प्रोजेक्ट भी हैं जिन पर ये लगातार जो है वो सुधीर शर्मा जो है वो अपना पक्ष रख रहे हैं। तीसरा, यहाँ राकेश चौधरी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब मतदाता इस उधेड़बुन में भी हैं कि जिसको पहले हमने कांग्रेस के लिए जिताया, अब वो भाजपा से लड़ रहे हैं, और जिनको पहले हमने भाजपा के लिए वोट दिया, अब वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो वोट किसको दें, ये भी थोड़ी सी असमंजस में मतदाता हैं। तो कुल मिला के मामला रोचक है। यहाँ लड़ाई तीनों जो हैं वो प्रत्याशियों में रोचक है। में मामला रोचक है, मतदाता भी इस उधेड़बुन में है कि जिसे पहले कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर वोट दिया था, अब उसे भाजपा प्रत्याशी के तौर पर वोट देना पड़ेगा। धर्मशाला के बाद अब बड़सर विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव होने जा रहा है। इस विधानसभा क्षेत्र में क्या समीकरण हैं, क्या चर्चाएं हैं, किस तरह के प्रत्याशी हैं, उस पे हम अपने वरिष्ठ साथी
रमेश शर्मा जी से बात करते हैं। रमेश सर, कैसे देख रहे हैं आप बड़सर के मुकाबले को? नमस्कार जी। बड़सर विधानसभा में इस बार जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें कांटे की टक्कर है दोनों प्रत्याशियों में। भाजपा के हैं इंद्रदत्त लखनपाल और कांग्रेस के हैं सुभाष चंद्र ढेटपालिया। ये जो अपना लखनपाल हैं ये 3 बार यहाँ से कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं। इस बार दोनों में मुकाबला कड़ा है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि मतदाता एक साइड में चलेंगे या उनको लखनपाल को ही जिताएंगे। ऐसा इसलिए कि सुक्खू ने यहाँ पे पिछले 15 दौरे किए हैं कुछ ही दिनों में। 15 दिनों में इन्होंने काउंटर अटैक किया है अपना लखनपाल जी पर और अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं। 15 माह में हमने क्या क्या किया, इन पर हमला बोला, आक्रामक रुख अपनाया है। दूसरी तरफ लखनपाल जी को हिंदुत्व का सहारा है, मोदी मैजिक का सहारा है, स्थानीय मुद्दे हैं और क्षेत्र में इन्होंने जो सरकारी कांग्रेस सरकार ने सरकारी संस्थान बंद किए थे वो भी उनको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये मुकाबला जो है बड़ा रोचक होने वाला है। इसको हम एक तरफा मुकाबला नहीं मान सकते हैं। बिल्कुल सही। तो बड़सर में भी मुकाबला रोचक हो गया है, एक तरफा मुकाबला नहीं है। प्रत्याशी पूरी जोर लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री, जैसे कि रमेश सर ने कहा, कि बार बार वहां दौरे करके अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। उपचुनावों में 2 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं, ये हैं कुटलेहड़ और गगरेट। यहां पर भी जो मुकाबला है बेहद कड़ा मुकाबला है, प्रत्याशी जी जान से जुटे हैं। तो इन सीटों को लेकर कैसे जो है इसे देखा जा रहा है मुकाबले को, हम चर्चा करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ सुरेश शांडिल्य जी से। शांडिल्य सर, कैसे देख रहे हैं आप इस मुकाबले को? जी देखिए, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सदस्य के लिए कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद जो विधानसभा की सीटें खाली हुई, अयोग्य घोषित किए गए थे 6 विधायक कांग्रेस के, तो उसमें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 4 सीटें, और 4 में से 2 सीटें ऊना ज़िले में आती है, गगरेट और कुटलैहड़, जिनकी आप बात कर रहे हैं जी। ये ऊना ज़िला जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो गृह संसदीय क्षेत्र है हमीरपुर, उसका हिस्सा है। और जो ज़िला ऊना है उप मुख्यमंत्री का तो गृह ज़िला है मुकेश अग्निहोत्री का। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनके लिए मुख्यमंत्री भी और उप मुख्यमंत्री भी जोर लगा रहे हैं। और कांग्रेस ने जो सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है वहाँ पर ये गगरेट से प्रत्याशी हैं जो अभी बीजेपी के हैं, पहले कांग्रेस के विधायक थे चैतन्य शर्मा, और कुटलैहड़ से प्रत्याशी है देवेंद्र कुमार भुट्टो जो पहले कांग्रेस के विधायक थे, अब भाजपा के प्रत्याशी है धनबल। और बिक गए, ये मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ा नारा दिया है, धनबल बनाम जनबल। और उसमें जो गगरेट के प्रत्याशी है चैतन्य शर्मा, उनके पिता मुख्य सचिव रहे उत्तराखंड सरकार में, उनको तो उन पर भी निशाने साधे हैं मुख्यमंत्री ने। एक FIR तक दर्ज हुई है शिमला में राकेश शर्मा के खिलाफ। तो गगरेट में तो सबसे बड़ा मुद्दा यही बना है, गगरेट में भी और कुटलैहड़ में भी, कि और बल्कि 6 सीटों पर जो है उपचुनाव की कि विधायक जो है बिक गए, ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बार बार दोहरा रहे इस बात को। और जो भाजपा है, भाजपा मोदी सरकार की जो नीतियाँ हैं उसको लेकर चुनावी मैदान में है। और गगरेट में जो मुकाबला है वो है चैतन्य शर्मा बनाम राकेश कालिया। राकेश कालिया कांग्रेस के नेता रहे हैं, पहले चिंतपूर्णी से 2 बार विधायक बने थे कांग्रेस के। उसके बाद 2012 के बाद जब सीट आरक्षित हो गई थी चिंतपूर्णी, तो गगरेट से चुनाव लड़कर तीसरी बार विधायक बने थे। तो ये जो है गगरेट की जो सीट है वहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि 2003 के बाद ये सीट जो है एक साल कांग्रेस, एक चुनाव में कांग्रेस और दूसरे चुनाव में भाजपा, इस तरह से वहाँ पर हर बार जो है वहाँ दूसरी पार्टी का जो है विधायक बनता रहा है। तो राकेश कालिया भी वहाँ काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, अपना जो पुराना रसूख है उसके बूते। और साथ में जो है ये गगरेट में जो एक बड़े नेता है कुलदीप कुमार, ये हालांकि सीट आरक्षित होने के बाद चिंतपूर्णी से चुनाव लड़ते रहे, वे भी इस बार टिकट मांग रहे थे, पर कांग्रेस ने कुलदीप कुमार को भी साथ लिया है, ऐसा कहते हैं। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं पहले, तो वहाँ ये स्थिति है। प्रियंका गांधी ने खुद वहाँ रैली की है और भाजपा जो है, भाजपा के नेता भी रैलियाँ कर रहे हैं। और ये जैसा मैंने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों को लेकर जो है वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं।
ये मोदी का नाम लेकर जो है एक जो चुनावी कश्ती है उसमें उसको जो चुनावी जो वैतरणी उससे पार लगाने की आस है। और कुटलैहड़ की बात करें तो कुटलैहड़ में देवेंद्र कुमार भुट्टो जो है पिछली बार जब विधायक बने थे विधानसभा चुनाव में, तो सिटिंग जो मंत्री थे वीरेंद्र कंवर को हराया था चुनाव में और अच्छे मार्जिन से जीते थे, कोई 7,600 के आसपास वोट लिए थे। और उस दौरान जो है ये चुनाव हार गए थे। तो अभी स्वाभाविक रूप से जब ये कांग्रेस के विधायक भाजपा में चले गए वहाँ से और भाजपा का टिकट ले लिया, तो वो असहज महसूस कर रहे थे जी। तो लेकिन उनको भी मनाने का भाजपा ने काफ़ी प्रयास किया और संसदीय क्षेत्र का प्रभारी तक बना दिया। ये अनुराग ठाकुर वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा ने, तो वीरेंद्र कंवर को भाजपा ने वहाँ साधने का प्रयास किया है जी। वहाँ पर उस सीट पर। और विवेक शर्मा जो पिछली बार चुनाव लड़ा था, ये जो पिछला चुनाव लड़ा था, एक तो ये चुनाव विधानसभा का, उससे पिछला चुनाव लड़ा था, तो उस समय चुनाव हार गए थे। तो इस बार उनको जो है उपचुनाव में दोबारा से कांग्रेस ने ये टिकट दिया है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी माने जाते हैं। तो उनके लिए जो है मुख्यमंत्री भी मेहनत कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी मेहनत कर रहे हैं। मतलब कहीं ना और कहीं ये रसूख का एक चुनाव बन गया है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि वहां से सीधा संपर्क इनका है। दोनों सीटों पर जो है कांग्रेस के पास बड़ा मुद्दा है, धन बल जो मुद्दा बना रही है, और दूसरी साइड भाजपा के पास जो है वो मोदी नाम है। वहाँ ये चुनाव जीतने के लिए जो जिन मुद्दों का इस्तेमाल हो रहा है, और कुल मिलाकर ये नहीं कहा जा सकता कि इसका पलड़ा भारी उसका पलड़ा भारी है, ये कांटे की टक्कर मानी जा सकती है दोनों सीटों पर। जी, धन्यवाद सर। तो कुटलैहड़ और गंगरेट में भी कांटे की टक्कर है, एक तरफा मुकाबला नहीं है। तो ये हमारी 6 उपचुनाव की सीटें थी। लोकसभा चुनावों को लेकर लंबे समय तक प्रचार और उसके बाद अब ये बड़े बड़े नेताओं की रैलियां और विभिन्न तरह के मुद्दे, कोई अग्निवीर, कोई मंगलसूत्र, तमाम तरह के मुद्दे भाजपा और कांग्रेस की तरह से उठाए गए। हिमाचल में आपदा के बाद केंद्र की मदद, ये तमाम मुद्दों के बाद अब आखिरी चरण में जब हम पहुंच गए हैं और 1 जून को जब मतदान होना है, तो उस तमाम चीजों को लेकर अब ये चुनाव किस ओर जा रहा है, इसे लेकर अब हम जानकारी लेंगे हमारे संपादक महोदय विजय गुप्ता जी से। सर, कैसे देख रहे हैं आप इस चुनाव को, जब ये इतना लंबा चुनाव प्रचार होने के बाद तमाम मुद्दे उठे और अब अंत में किस ओर सर ये चुनाव आप जाता हुआ देख रहे हैं? सर विश्वास जी, पहले मुद्दों की बात करते हैं। देश के कई राज्यों की तरह यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुद्दा नहीं उठा जी। यहाँ पर मुद्दे उठे, और हिमाचल के लोग वैसे भी कहीं ना कहीं सेंसिटिव हैं, बहुत सोच समझ के वोट देते हैं। उनका जो मिजाज है जी, लहर कोई नहीं है पिछले चुनावों की तरह। जो हम कहें कि किसी की लहर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि मोदी के नाम पे ज़रूर जो है वो भाजपा वोट खींचेगी, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन लहर जैसी बात नहीं है। भाजपा के जो कैंडिडेट्स हैं वो जो केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं, योजनाएं हैं, और चाहे राम मंदिर का मुद्दा है, क्योंकि हिमाचल के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, है ना, उनकी वजह से जो है, और जो भी केंद्र ने जो किया है, और मोदी के नाम पे वो उनको भुना रहे हैं। और लोगों में ये लगता है कि लहर ना होने के बाद भी चर्चा है हाँ। जी, जी, जी। तो भाजपा के पास जो है एक ये इश्यूज उनके जो रहे हैं। कांग्रेस ने जोन वाइज कुछ इश्यूज उठाए इस चुनाव में, अगर आप देखें स्ट्रेटेजिकली, जी, है ना। जो शिमला और सिरमौर वाला, सोलन वाली जो सीट है आपकी, शिमला संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर इन्होंने सेब पे जो निर्यात शुल्क का मुद्दा है उसको उठाया। और प्रधानमंत्री जब उधर आए, सिरमौर में आए, तो हाटी जो समुदाय, हाटी समाज है, उनके आरक्षण का मुद्दा उठा। तो ये जो इश्यूज हैं, ये बेशक एक छोटे छोटे पॉकेट्स में हम ये कह लें कि एक संसदीय क्षेत्र है उसके, लेकिन अगर सेब का जो मुद्दा है उसको आप काफ़ी विस्तृत, उसका जो व्यापक जो है उसका असर आप देख सकते हैं जी, तो क्योंकि अगर वो हिट कर गया तो कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस को उसका कुछ लाभ मिल सकता है, जी, ना? जी, जी, जी। और ऐसे ही अगर हम बात करें कि जो मंडी लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ पे आप देखें तो इशू जो है वो आपदा राहत का हुआ है। और
आपदा के दौरान जो है राहत मिली, नहीं मिली, मिली तो उसका सदुपयोग हुआ, दुरुपयोग हुआ, ये तमाम इश्यूज उठे। जी जी मुख्यमंत्री कहते रहे हैं कि हमको केंद्र ने मदद नहीं दी। अभी नहीं, प्रचार के दौरान ही नहीं, इससे पहले भी उन्होंने कहते ये रहे कहा। हैं, जी। जबकि केंद्रीय नेताओं की ओर से जो है वो आंकड़े भी दिए जाते रहे हैं। कल अनुराग ठाकुर जी ने भी आंकड़े दिए हैं और बताया है कि इतना पैसा हमें जो है वो स्टेट को दिया गया। जी प्रधानमंत्री ने कहा कि जो पैसा हिमाचल को दिया जाता रहा है उसका अन्यत्र जो है वो इस्तेमाल किया जाता रहा है, और उन्होंने तो ये तक भी कहा कि हम इसकी जांच करवाएंगे। तो ये इशू उठा, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर आप देखें तो लोगों की अभी भी जो है वो दिक्कतें दूर नहीं हुई है वहाँ पर। जो पिछले साल की जो आपदा, बहुत कुछ मतलब नॉर्मल हुआ है, लेकिन अभी भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो कहते हैं कि हाँ आपदा के जख्म जो हम कहते हैं ना वो अभी भी है लोगों में। अभी तो मंडी संसदीय क्षेत्र में एक ये इशू भी उठा, जो हम सिर्फ हिमाचल केंद्रित मुद्दों की बात अगर करते हैं तो। और जो कांगड़ा और हमीरपुर हैं, यहाँ पर सैनिक, पूर्व सैनिक, फौजी परिवार जो है वो ज़्यादा हैं। तो आपने देखा होगा कि अग्निवीर का मुद्दा यहाँ पर उठा, और कांग्रेस ने इसको ये तक कहा कि राहुल गांधी आए, उन्होंने कहा कि हम इसको रद्द कर देंगे, हम इसको रद्दी की टोकरी में डाल देंगे, हाँ ये डाल देंगे। लेकिन अमित शाह आए और उन्होंने बताया कि नहीं, इसको लेके भ्रांति फैलाई जा रही है, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है इसका फ़ायदा स्टेट को हो सकता है। तो ये इश्यूज उठे हैं और चर्चा में रहे हैं। अब इन पे कितना इम्पैक्ट होता है और होता है ये तो असेस करना मुश्किल है ना? लेकिन है कि ये चर्चा में आए हैं इश्यूज। दूसरा रहा है, जो हम विधानसभा उपचुनावों की बात करें तो विधानसभा उपचुनावों में जैसा हमारे साथी इन्होंने शांडिल्य जी ने बताया, सुरेश शांडिल्य जी ने, कि मुख्यमंत्री इसको जो है वो यही कहते रहे हैं कि प्रलोभन दिया गया है, उस वजह से हमारे जो विधायक हैं वो टूटे और भाजपा में गए, और भाजपा ने सभी उनको 6 के 6 को जो है वो टिकट दे दिया। तो निश्चित तौर पे वो उनका ये मानना है कि कोई प्रलोभन दिया गया। इसको लेके तमाम जो है वो जनबल, धनबल, ये तरीके के एक नैरेटिव सा सेट किया गया है। इस बार कांग्रेस ने 2 नैरेटिव सेट किए, एक तो ये जनबल धनबल वाला, दूसरा कर दिया कि एक वोट सीएम को, एक पीएम को। बिल्कुल जी, ना ये कि भाई सरकार यहाँ की है, सीएम जो उनका ये भी कहना है कि पहली बार जो है कांग्रेस से जो है वो लोअर हिमाचल का सीएम बिल्कुल वो मतलब बना है। तो एक इस कार्ड को भी खेलने की कोशिश की गई है। अब ये इन उपचुनावों में कितना मैटर करता है ये देखने वाली बात है, लेकिन इशू ये बना है। बिल्कुल सही। इसका कोई ठोस तोड़ जो है वो भाजपा की ओर से नहीं मतलब दिया जा सका है, और उन्होंने उसको इतना कर दिया कि एक इशू को आप इतना उठा दो, है ना, कि बाकी सारे जो है वो गौण हो जाए। तो उपचुनाव में तो यही एक वो रहा है। हाँ, लोग ये जरूर देखेंगे कि जो पहले भी चुनाव लड़े हैं, जो विधायक पहले भी बने थे, उन्होंने इस दौरान इस 15 माह में वाकई किया क्या है ना। अगर वो दोबारा से फिर से गए हैं तो लोग ये सवाल तो उनसे पूछेंगे। बिल्कुल सही। अब हम बात करते हैं प्रचार की, जैसे आपने कहा। अच्छा, दूसरी बात ये जो मुद्दों की आप बात जैसे कर रहे हैं, तो एक जो बॉर्डर पे जो तनाव का है ना, उस पर जो है वो बीजेपी ने भी इसको वो किया है ना, मुद्दा बनाया, और उन्होंने कहा कि हम ही जो हैं वो पाकिस्तान से रक्षा कर सकते हैं और उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम घर में जाके, घर में घुसकर जो है वो मारते हैं, और जैसा कांग्रेस के कहते रही है कि नहीं उनसे डरने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हिमाचल भी कहीं ना कहीं वो जम्मू कश्मीर और इसके साथ सीमावर्ती राज्यों में आ जाता है, वो प्रभाव यहाँ पे भी। और दूसरी बात यह है कि सैनिक, फौजी परिवार यहाँ पर भी बहुत है, बहुत से लोग सेना में कार्यरत है, तो वो इशू बनता है ना। दलाई लामा और बौद्ध जो समुदाय है वो एक बना है ना, उनका जिक्र जो है उनको करना पड़ा, मंच से करना पड़ा। यहाँ ये बना दिया गया कि शायद कंगना रनौत ने कुछ ऐसी टिप्पणियां कभी की होंगी जिसकी वजह से भाजपा थोड़ा डिफेंसिव हो गई इसमें लेके, तो वो भी इशू बना। तो इशू बने हैं, है ना, वो छोटे छोटे पॉकेट्स में जो है इफेक्ट कर रहे हैं, उनका कितना जो है इम्पैक्ट रहता है ये मैटर करेगा। प्रचार की हम बात करें तो प्रचार कांग्रेस हालांकि थोड़ा बाद में उतरी, थोड़ा क्या काफ़ी बाद में उतरी, क्योंकि इनके कैंडिडेट ही बाद में डिसाइड हुए, लेकिन भाजपा बहुत पहले से उतर गई थी। और इधर हम देखें तो कांग्रेस के प्रचार काफ़ी देर तक जो है, काफ़ी अंत तक
वो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ही जो है वो मोर्चा कर रखी, संभाला मोर्चा होता। संभाल रखा। जी। अब अंत में जो है वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खरगे, जी। ये तमाम लोग भी आए हैं। अभी दूसरे प्रदेशों से भी नेता आए हैं। जबकि भाजपा की ओर से आप देखें कि प्रधानमंत्री की 2 रैलियां, अमित शाह की 2 रैलियां, उसके बाद राजनाथ सिंह, नड्डा, है ना, इन सब की रैलियां यहाँ पर हुई है। तो प्रचार तो बहुत ताबड़तोड़ रहा है, लेकिन और प्रचार में जो है वो पूरी जान कांग्रेस ने झोंकने की कोशिश तो करी, लेकिन कहीं ना कहीं वैसे बड़े नेता इनके पास नहीं थे, सिर्फ राहुल और प्रियंका को छोड़ के। तो ऑब्वियसली मोदी और शाह का जो इम्पैक्ट है, जो इफेक्ट है, वो प्रभाव डालता है। जैसे मंडी की हम बात करें तो मंडी में जिस दिन विक्रमादित्य सिंह का नॉमिनेशन हुआ तो वो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ था, एक शक्ति प्रदर्शन था। तो वो देख के लगता था कि नहीं, काफ़ी ठीक ठाक पोजीशन है यहाँ पे। लेकिन जिस दिन मोदी की रैली हुई, आप देखिएगा कि उस दिन वो कहीं ना कहीं उसका जवाब था, जो है ना। तो और जो अब थर्ड उस पर हम आ जाएं जो आपका था, और एक ये रहा कि थोड़ा सा तलखी भी हुई है इस प्रचार के दौरान, थोड़े मतलब जिसको कहते हैं कि बिलो द बेल्ट भी जो है वो बातें हुई है जो नहीं होनी चाहिए। निजी हिमाचल में, हाँ, हिमाचल जैसे राज्य में ऐसा नहीं होता रहा है, इस तरीके की वो जो है ना, खासतौर पे मंडी सीट पे कुछ ऐसा वो हुआ। और खुद जो है जिस तरीके से विधायकों और उनको लेके जो कहा जाता रहा है। तो कुल मिला के ये चुनाव काफ़ी रोचक है हिमाचल में, पहले के चुनावों की अपेक्षा, और सभी सीटों पर मुकाबला कड़ा है। जैसे कहा जा रहा था कि पहले जैसे 2 सीटों पर भाजपा अपने आप को काफ़ी कंफर्टेबल मान रही थी, हमीरपुर और कांगड़ा, और शिमला सीट पर जो है वो कांग्रेस अपने आप को कंफर्टेबल मान रही थी। मंडी को जैसे ही विक्रमादित्य वहाँ पर आए हैं तो उसी दिन से कांटे की टक्कर वहाँ पे मानी जा रही है। लेकिन अब शिमला में भी जैसा चैतन्य जी ने बताया कि कांग्रेस जैसा शुरू में मान रही थी कि बहुत आसान हो जाएगा, जो भी वजह है, चाहे वहाँ पर जो मौजूदा सांसद हैं उनकी इंडिविजुअल जो पर्सनल जो एंटी इनकम्बेंसी है वो है, या फिर इस तरीके से देखा जा रहा था कि 1/3 से ज़्यादा सरकार जो है वो शिमला जिले से है ना। तो लेकिन अब जो अंत में आते आते मुकाबला यहाँ पर भी कड़ा हो गया है, और ऐसा ही जो है वो कांगड़ा, जिसको ये माना जा रहा था कि भाजपा के लिए आसान रहेगा, वो उतना नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ समय में वहाँ पर भी कांग्रेस ने थोड़ा गेन किया है और कहीं ना कहीं आज बराबर की स्थिति में आ गए हैं। हमीरपुर में नो डाउट शुरू से अनुराग ठाकुर का पलड़ा ये माना जाता रहा है कि भारी है, लेकिन कांग्रेस ने भी खूब मेहनत की, और कांग्रेस का ये है कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दोनों जो है वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से हैं, तो वो पूरी जी जान लगाए हुए हैं। अब वो कितना मोबिलाइज कर पाते हैं, कितना नहीं वो कर पाते, वो देखने वाली बात होगी। तो चारों सीटों पर ऐसा नहीं कह सकते कि किसी भी उस पर हमके बहुत निश्चित किसी की भी जो है वो जीत है, या बहुत किसी के लिए जो है वो मजबूत स्थिति है ना। चारों पर अच्छा मुकाबला है, अच्छा चुनाव है, अब देखते हैं क्या होता है। हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों और 6 विधानसभा सीटों जहां पर उपचुनाव हो रहा है, उसे लेकर अमर उजाला की संपादकीय टीम क्या सोचती है, कैसे इस चुनाव को देखती है, इसे लेकर ये चर्चा हम लोगों ने की। अब 1 जून को मतदान है और किसे सत्ता की चाबी सौंपनी है, ये हिमाचल का प्रबुद्ध वोटर तय करेगा, और नतीजे 4 जून को आप लोगों के सामने होंगे। इस चर्चा में मेरे साथ थे हमारे वीडियो जर्नलिस्ट नरेश भारद्वाज। धन्यवाद। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।